नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को और समझते हैं कि ये है क्या और इसको बनाने की आवश्यकता क्या थी, क्यों बना पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी को समझने से पहले हमें दो शब्द जो दिख रहे हैं, एक पॉलिटिकल है, दूसरा थ्योरी, इनको ही समझ लेना है कि ये है क्या। ठीक है, फिर दोनों को मिला करके समझेंगे कि ये बना क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल को समझते हैं। जब हम पॉलिटिकल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल या राजनीतिक शब्द जहाँ भी हमें देखने को मिलता है तो वहाँ हमें राज्य सरकार और व्यक्तियों के अंतर संबंध को उसमें हम देखते हैं। अर्थात राजनीतिक शब्द जहाँ हमें मिलता है वहाँ राज्य सरकार और व्यक्तियों के अंतर संबंध दिखते हैं। ठीक है, और थ्योरी क्या होता है? तो थ्योरी किसी भी समस्या को देखकर, अर्थात कोई समस्या है, उस समस्या को सुलझाने के लिए उसके कारणों को हम जांचते हैं कि इस समस्या का कारण क्या है, और उन कारणों को देखते हुए हम जब इस समस्या के समाधान की बात करते हैं तो वो हमारा थ्योरी होता है। इस प्रकार राजनीति के संबंध में, यानी कि राज्य सरकार और व्यक्तियों का जो ही संबंध था, मतलब कि राज्य सरकार और व्यक्तियों का जो आपस में संबंध था, उसमें जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं को देखते हुए उनके कारणों और उनके जो समाधान हो सकते हैं उसकी व्याख्या करने वाली जो थ्योरी आई उसे हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। अर्थात पॉलिटिकल थ्योरी राज्य सरकार और मानवों या मनुष्यों के मध्य जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाती है, उनके कारणों की जांच करती है और समाधान की भी व्याख्या करती है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? एक अध्ययन या विशिष्ट अध्ययन है, किसका? दो दृष्टिकोणों का, कि मनुष्य किस प्रकार की व्यवस्था में रहता है, और दूसरा ये कि मनुष्य को किस प्रकार की व्यवस्था में रहना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार की व्यवस्था में रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस को हम देख रहे होते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार की व्यवस्था में रहना चाहिए तो हम पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात कर रहे होते हैं। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी में दोनों चीज़ें आती हैं, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी दोनों। अब पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में अंतर क्या है तो इसको भी हम समझते हैं। जब हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का अर्थ ये होता है कि जो इस समय है, क्या है, ये देखता है। अर्थात राजनीति के संबंध में साइंस क्या देखता है? साइंस तो ये कभी नहीं कहता ना कि ऐसा होना चाहिए, यानी कि H2O होना चाहिए, ऐसी बात नहीं करता। वो कहता है कि क्या है और क्यों है, इसकी बात करता है। तो किस प्रकार की व्यवस्था मनुष्य रहता है इसको देखता है। अर्थात व्यवस्था कैसी है, और इस प्रकार की व्यवस्था है तो इसमें सबको समान रूप से जो भी व्यवस्था में उपलब्ध होती हैं चीज़ें सबको समान रूप से मिल रही हैं कि नहीं, इसकी व्याख्या करता है, तो वो पॉलिटिकल साइंस है। और जब पॉलिटिकल फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं तो ये चाहिए के अर्थ में होता है। अर्थात ये कहता है कि व्यवस्था ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। जबकि पॉलिटिकल साइंस देखता है कि इस प्रकार, मतलब कि इस समय क्या है और क्यों है, ऐसी बात करता है। और पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होना चाहिए, क्योंकि दर्शन जहाँ भी होता है वो चाहिए के अर्थ में ही आता है। वो हमेशा आदर्श की बात करेगा, वो तत्कालीन जो चल रहा है उसकी वो डिनाई करेगा। वो कहेगा कि क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये समस्या है तो इसकी जगह ये होना चाहिए, एक नया मानक प्रस्तुत कर देगा। जबकि वो समस्या को ठीक से एनालिसिस नहीं करेगा। जबकि साइंस जो होता है वो एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, तथ्यात्मक अध्ययन करता है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस किसी भी व्यवस्था को में क्या है, क्यों है, इस तरह का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, जबकि फिलॉसफी ये नहीं करता। तो हम समझ गए कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में अंतर क्या है। अभी अंतिम, यानी कि लास्ट वीडियो के लास्ट तक आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो
अब एक शब्द आया है व्यवस्था, इसको भी हम समझते हैं कि व्यवस्था क्या होता है, क्योंकि मनुष्य किस प्रकार की व्यवस्था में रहता है। तो व्यवस्था में रहता है तो व्यवस्था हमारा एक हाइलाइटेड पॉइंट हुआ। तो व्यवस्था क्या होती है इसको हम समझते हैं, ठीक है। जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था क्या होती है, कुछ तत्वों का एक समुच्चय होता है। और व्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हो सकती है। तो जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि व्यवस्था कुछ तत्वों का सेट होता है, तो सामाजिक व्यवस्था में परिवार, धर्म, रीति रिवाज, इन तत्वों का एक सेट होता है जिसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। राजनीतिक में राज्य, सरकार, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, इस तरह का कुछ सेट होता है, यानी समुच्चय होता है, इनको हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। इस तरह व्यवस्था कुछ तत्वों का एक सेट है या समुच्चय है जो किसी विशेष, जैसे सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इस एरिया मतलब इस अर्थ में आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि व्यवस्था क्या है। हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी बना क्यों या बनाने का उद्देश्य क्या था। तो आप जानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। भाई, जो भी पृथ्वी है, आप देख रहे हैं पृथ्वी पर कई सारे प्राणी हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, सारी चीज़ें देखते हैं आप, कई सारे पशु पक्षी सब देखते हैं। लेकिन जो पशु हैं उनमें और हम में अंतर क्या है। पशुओं में चिंतन करने की शक्ति नहीं है, वो तर्क नहीं कर सकते, जबकि मनुष्य तर्क कर सकता है। इसलिए मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। और चिंतनशील प्राणी होने के नाते वह हमेशा ये चाहता है कि हमारा जीवन बेहतर हो। वो हमेशा सबसे अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसलिए वो अच्छे जीवन की तलाश करता रहता है, नित्य नवीन नए प्रयोग करता रहता है और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए नए नए आविष्कार करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि वो चिंतनशील प्राणी है। और चिंतनशील प्राणी क्यों है? क्योंकि वो प्रकृति ने उसे दिया है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक रूप से उसे शक्ति मिली है। अब प्रकृति ने क्यों दिया, ये तो बहस की, डिबेट की बात हो सकती है। ये इसका कोई आंसर भी नहीं मिल सकता कि प्रकृति ने ऐसा क्यों किया कि पशुओं में नहीं चिंतनशील, यानी कि पशुओं को चिंतनशील नहीं बनाया और मनुष्यों को हमें बना दिया। तो वो तो दूर की बात है, पहले हमें इसे समझा जाए। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी का उद्देश्य था वो गुड ह्यूमन लाइफ के लिए बनाया गया। अर्थात जो मनुष्य था वो, उसने, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था, एक अच्छा जीवन चाहिए मुझे, तो उसके संबंध में वो कुछ सिद्धांत बनाता चला गया कि यार इस तरह की व्यवस्था बना ले तो इसमें हमें अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ आते हैं कहते हैं नहीं, ये नहीं, ऐसा जीवन हो या ऐसी व्यवस्था हो तो हमें ऐसा जीवन या एक सुंदर जीवन मिल सकता है, इस तरह की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी बनाने का मूल रूप से उद्देश्य था एक अच्छे जीवन की तलाश करना, एक बेहतर जीवन की तलाश करना। इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत में 4 बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पहला ये कि क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का जो लक्ष्य है या जो ध्येय है वो एक अच्छा जीवन है, तो राजनीतिक सिद्धांत सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करता है जो अच्छा जीवन होता है। दूसरा ये कि संभावित साधन, अर्थात ये बेहतर जीवन हमें कहाँ मिल सकता है, इसका किस माध्यम से मिल सकता है, उस माध्यम को तलाश करने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल में जैसे डेमोक्रेसी है, तो ये देखा जाता है कि क्या हमें लोकतंत्र में अच्छा जीवन मिल सकता है, हर एक व्यक्ति एक व्यवस्थित और गरिमा में जीवन जी सकता है लोकतंत्र में। क्योंकि जो मोनार्कियल सिस्टम था, राजतंत्रिक व्यवस्था थी, उसमें ऐसा नहीं होता था। जो राजा थे, महाराजा थे, वो ही अच्छा जीवन जीते थे, विलासतापूर्ण जीवन जीते थे। और जो आम पब्लिक थी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, वो चाहे जिस प्रकार के जिए उस पर ये राजा लोग मनमानीपन का व्यवहार भी करते थे। क्योंकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, इसलिए सबको समान रूप से अधिकार है कि वो अच्छा जीवन जिएं। इसलिए राजतंत्रीय व्यवस्था को गलत ठहराया गया और लोकतंत्र की बात की जाने लगी और कहा जाने लगा कि सबको इसमें अच्छा जीवन मिल सकता है, एक बेहतर जीवन मिल सकता है, ठीक है। तो दूसरा जो इसका बात है, यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो दूसरी बात है वो है संभावित साधन क्या हो सकता है अच्छे जीवन के लिए। तीसरा ये देखते हैं कि क्या सच में इस लोकतंत्र में हमें अच्छा जीवन मिल रहा है या नहीं।
इसका हम मूल्यांकन करते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या सच में हमें या सबको, जो भी समाज में हर एक व्यक्ति है, तो सबको समान रूप से जो है सुविधा मिल पा रही है, सब अच्छे से जी पा रहे हैं। तो इसका हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। और आलोचनात्मक मूल्यांकन के दौरान जब हम यह देखते हैं कि इसमें कुछ कमी है, अर्थात इसमें हर एक व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं जी पा रहा है, कुछ नेता हैं, कुछ पूंजीपति टाइप के लोग हैं, यही अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, और जो मजदूर वर्ग है, किसान हैं, दलित हैं, स्त्री हैं, इनका जीवन अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ नए प्रतिमान या मानकों का निर्धारण करते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी का चौथी बात है। तो नए जब प्रतिमान निर्धारित करते हैं तो ये नए प्रतिमान क्या हो सकते हैं, सहभागी लोकतंत्र यानी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, और विमर्शी लोकतंत्र की बात तब हम करते हैं कि ठीक है डेमोक्रेसी है, लेकिन अब डेमोक्रेसी को और ज़्यादा हम डेमोक्रेटिक बनाएं तो हम सहभागी और विमर्शी लोकतंत्र की बात करने लगते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था क्या है, हमने अभी क्या समझा कि राजनीतिक व्यवस्था एक राजनीतिक सिद्धांत, एक अध्ययन है। और किसका अध्ययन है, तो मनुष्य किस प्रकार की व्यवस्था में रहता है और उसे किस प्रकार की व्यवस्था में रहना चाहिए, और पॉलिटिकल थ्योरी बना क्यों, यह उद्देश्य क्या था, तो गुड ह्यूमन लाइफ के लिए। और गुड ह्यूमन लाइफ के लिए ही सारा प्रोसेस किया, और इसमें फिर जो है संभावित साधन क्या हो सकता है गुड ह्यूमन लाइफ के लिए, फिर जो हम साधन तलाशते हैं, फिर उसका हम मूल्यांकन करते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं कि क्या सच में हमें उसमें, यानी कि इस जो भी हमने व्यवस्था बनाई इसमें अच्छा जीवन मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा होता तो कुछ नए प्रतिमान हम गढ़ते हैं कि इस तरह का व्यवस्था हो तो हमें अच्छा जीवन फिर मिल सकता है, हर एक व्यक्ति एक व्यवस्थित, एक गरिमा में प्रतिष्ठित जीवन जी सके। ऐसी बात फिर हम करते हैं। प्रश्न आता है कि अध्ययन कब से होने लगा, तो जब से मनुष्य एक सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था में रहने लगा तब से पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट हो गई। यानी कि शुरू में पॉलिटिकल थ्योरी जैसा कुछ नहीं था, ये तो मॉडर्न एज में एक संकल्पना के रूप में आया, लेकिन प्राचीन काल से ही मनुष्य जो है चिंतन करता रहा है, कुछ नए सिद्धांत देता रहा। जैसे प्लेटो ने जो सिद्धांत दिया, अरस्तू ने दिया, तो वो भी तो अपने सिद्धांत दिए थे। तो जब से व्यवस्थित जीवन जीना प्रारंभ किए मनुष्य, तब से कुछ न कुछ व्यवस्था वो बनाते आए हैं, तभी से पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत भी हो गई है। तो जैसे जैसे राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ, वैसे वैसे राजनीतिक सिद्धांत का भी विकास हुआ। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार की व्यवस्था में रहता है, ठीक है, अब हम इस चीज़ का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं। किस चीज़ का, ये पहले वाले बिंदु का, जो हम देखें कि मनुष्य किस प्रकार की व्यवस्था में रहता है, तो अब इस व्यवस्था में क्या देखना चाहिए या क्या देखते हैं, ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। यहाँ नीचे देखिए, तो जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार की व्यवस्था में रहता है, ठीक है, तो उसमें हम यह देखते हैं, क्या देखते हैं, अब ये राजनीतिक सिद्धांत के आयाम डायमेंशंस की बात हो रही है। तो उस व्यवस्था में हम यह देखते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध किस प्रकार का है। दूसरा हम देखते हैं जो स्टेट है, यानी कि राज्य और व्यक्ति के बीच किस प्रकार का संबंध है। और तीसरा देखते हैं ग्लोबल रिलेशन या वैश्विक संबंध। अब हम इन तीनों का डिस्क्रिप्शन या व्याख्या करते हैं, और कि क्या क्या इसमें होती है चीज़ें। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशन है या व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध है, तो इसमें हम यह देखते हैं कि व्यक्ति और व्यक्ति का, यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच व्यवहार कैसा है, ये देखते हैं, और व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को देखते हैं। अब इसको हमने और ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, तो इन चीज़ों को हम देख सकते हैं, अर्थात जो व्यक्ति व्यक्ति का संबंध है, इनको हम देख सकते हैं व्यक्तिगत जीवन में। अर्थात है, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में सहयोग तो कर सकता है, यानी कि आप एक, आपका पर्सनल एक जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है,
तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आप जो है किसी का सहयोग तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ हिंसा का व्यवहार नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते किसी के साथ। ये कह सकते हैं कि भाई आप किसी से तार्किक विचार तो कर सकते हैं, आप एक डिबेट तो कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति से, लेकिन उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते, अव्यवहार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप हिंसा का प्रयोग करेंगे, आप अमानवीय व्यवहार करेंगे, तो जो व्यवस्था हम बना रहे हैं कि हमें अच्छा जीवन मिले, तो वो तो अव्यवस्था बन जाएगा। आप मारेंगे, वो भी मारेगा आपको, तो इस प्रकार के मारपीट होने लगेगा, झगड़े लड़ाई होंगे, और झगड़े लड़ाई होंगे तो ये फिर अराजकता का केंद्र बन जाएगा। जो हम व्यवस्था बनाए हैं व्यवस्था अच्छी नहीं रह पाएगी। इसलिए हम कुछ रूल बना देते हैं कि अगर आप किसी के साथ हिंसा का व्यवहार करेंगे तो आपको ये दंड मिल जाएगा, यह मिल सकता है। इसलिए आप भय के साए में रहेंगे और आप किसी के साथ हिंसा का व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, आईपीसी बना देते हैं, इंडियन पेनल कोड बना देंगे कि भाई आप किसी का लूट डकैती चोरी नहीं करेंगे, आप किसी के साथ कत्ल मार नहीं करेंगे, किसी महिला को हैरेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। इसलिए आप डरेंगे नहीं करेंगे, और जब डरेंगे नहीं करेंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी और सब जो है एक व्यवस्थित और गरिमामय जीवन जी पाएंगे। तो इसीलिए व्यक्ति व्यक्ति के बीच के यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कानूनों का निर्माण कर देते हैं। जैसे आईपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, ये एक्ट हम बना देते हैं जिससे व्यवस्था बनी रहे। दूसरा हम देखते हैं पारिवारिक जीवन में, एक तो हमने देखा व्यक्तिगत जीवन में, दूसरा हम देखते हैं पारिवारिक जीवन में। पारिवारिक जीवन में जैसे कुछ लोग यह कह सकते हैं कि परिवार में स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं बल्कि समानता होनी चाहिए, जबकि व्यवहार में तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था व्याप्त है। अगर अब क्योंकि अगर परिवार में किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स होता है, भाई एक पति पत्नी है उसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स, डोमेस्टिक वायलेंस स्त्री का होता है या फिर कुछ और होता है, ये ना हो, इसको रोकने के लिए यानी कि परिवार में भी अच्छी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम पारिवारिक नियम बना देते हैं, हम फैमिली कोड बना देंगे, स्त्रियों से संबंधित कानून बना देंगे, जिससे उनके ऊपर जो पुरुष समाज है वो हिंसा ना कर सके, उनको हैरेस ना कर सके और वो भी अच्छा जीवन जी पाए। ठीक है, इसलिए हम कुछ इसका भी रूल बना देंगे। तीसरा हम देखते हैं व्यावसायिक जीवन में। व्यावसायिक जीवन में अर्थात आप कहीं या फिर कोई कंपनी का मालिक और कोई एम्प्लॉयर है उसका, तो उसमें क्या नियम कायदे कानून होने चाहिए, ये भी तो हम देखते हैं। तो क्या नियम कायदे कानून होना चाहिए, कंपनी का मालिक वो एम्प्लॉयर जो है उसका शोषण न करने पाए, इनके बीच व्यवस्था बनी रहेगी या बनी रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या किस प्रकार के कानून बनाएं, तो फिर हम संपत्ति या फिर कंपनी से संबंधित कानून बना देते हैं, कुछ एक्ट बना देते हैं जिससे व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, तो हमने पहला जो था कि इंटरपर्सनल जो रिलेशन था, यानी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जो संबंध था उसको हमने समझा, और इनको हमने 3 रूपों में समझा, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और किसमें, व्यवसायिक जीवन में। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं व्यक्ति और राज्य का संबंध, और यही पॉलिटिकल थ्योरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो पहला था वो तो ठीक है ऐसे ही था, वो उसको आपको नहीं पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी में उसका कोई जिक्र नहीं आता। लेकिन ये जो सेकंड वाला है यानी कि स्टेट और जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, उसका जो रिलेशन है, इसी को आपको पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना होता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टेट क्या होता है। क्योंकि राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध को हम देखते हैं तो हमें ये देखना होगा ना कि राज्य क्या है, और इसके हम तत्व भी देखते हैं कि राज्य बना कैसे, क्यों बना, इस तरह की बात आती है ना। तो
इसके तत्व में हम जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता ये भी पढ़ते हैं, देखते हैं। राज्य और उसके अन्य सहचर्य जो हैं, राज्य समाज, राज्य और नागरिक समाज, राज्य और सरकार, राज्य और राष्ट्र, ये भी देखते हैं कि भाई राज्य क्या है, समाज क्या है, समाज से राज्य बना या राज्यों से समाज बना, ऐसी संकल्पना की जाएगी। कुछ आएंगे जो कहेंगे कि भाई देखो, जो राज्य है वो व्यक्तियों के मेल से मिलकर बना है। राज्य क्या है, एक यांत्रिक संरचना है, एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे व्यक्तियों ने अपने सुविधा के लिए बनाया है। जबकि कुछ आएंगे वो कहेंगे ऐसा नहीं है, राज्य तो व्यक्ति के जन्म लेते ही पैदा हो जाता है। जैसे एक गेहूं का बीज है तो बीज में एक जैसे गेहूं का पौधा छुपा हुआ होता है, क्योंकि बीज को हम खेत में उसको डालेंगे तो वो एक पौधा बनकर तैयार होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये बीज, इस बीज में एक पौधा छुपा है। उसी प्रकार ये लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति में एक राज्य छुपा है, क्योंकि व्यक्ति किसी स्त्री से संसर्ग करके एक परिवार बनाता है। जब संतान जन्म लेता है तो एक परिवार बनता है, और परिवारों के मेल से समाज बनता है, और समाजों के मेल से एक राज्य बनता है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति से पहले है, ये बात करेंगे कुछ, तो इसको भी हम समझेंगे। राज्य और नागरिक समाज की बात होगी, राज्य और सरकार की बात होगी, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संरचना है, सरकार उसकी मूर्त रूप होती है, इसको भी हम देखेंगे। राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, इसको भी समझेंगे। राज्य एक सॉवरेंटी का परिचायक है, इसमें संप्रभुता होती है। राष्ट्र एक भावात्मक जुड़ाव है लोगों का, इसको भी हम समझेंगे। फिर राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में कई सारे सिद्धांत भी आते हैं, आप पढ़ते हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, शक्ति, सामाजिक समझौता, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, इसको भी हम देखते हैं। फिर आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय या राज्य का विकास कैसे कैसे हुआ, इसको भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मनुष्य एक कबीलाई जीवन जीता था पहले, एक मतलब एक खानाबदोश जैसा उसका जीवन था, प्रकृति की गोद में कहीं भी रहता था, खाता था, पीता था, ऐश करता था, कोई चिंता नहीं थी उसे, आदिम समाज था। फिर धीरे धीरे वो इकट्ठा हुआ और एक कबीलाई जीवन जीने लगा। कबीलाई जीवन से फिर धीरे धीरे प्राच्य राज्य की संकल्पना आई, फिर यूनानी नगर राज्य की संकल्पना आई, फिर रोमन साम्राज्य की, फिर सामंती राज्य की, और फिर जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है जिसे हम आज देखते हैं, ये सब राष्ट्र राज्य विकसित हुए अब जाके आधुनिक काल में। ऐसी मतलब ऐसा स्टेट का डेवलपमेंट रहा। फिर राज्य के विविध परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, मतलब पर्सपेक्टिव मतलब एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण, किसी व्यक्ति का विशेष दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसमें आदर्शवादी पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति आते हैं जो आदर्शवादी ढंग से राज्य को देखते हैं, कुछ आते हैं वो व्यक्तिवादी ढंग से देखते हैं, कुछ उदारवादी आते हैं, और इसमें आप समकालीन सुरक्षा तंत्रवादी या नव उदारवादी भी पढ़ते हैं, कल्याणकारी पढ़ते हैं, गांधीवादी, मार्क्सवादी, नारीवादी। तो ये लोग अपने अपने ढंग से राज्य को परिभाषित करते हैं कि राज्य ऐसा है, राज्य ऐसा होना चाहिए, ये अपने अपने ढंग से ऐसी बात करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की, पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार का है, अर्थात लोकतांत्रिक है या तानाशाही है या राजतंत्रीय है, किस प्रकार की व्यवस्था है। इसके बाद हम देखते हैं कि सत्ता क्या है और इसका स्वरूप क्या है, और सत्ता का मतलब शक्ति और वैधता दोनों का मिक्सड फॉर्म सत्ता होती है। इस प्रकार जो सरकार की सत्ता है वो शक्ति है, वो वैध शक्ति है। देखिए, जब शक्ति में हम वैधता लगा दें तो हम उसे सत्ता बोलते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, तो हम क्या कहेंगे कि इसने इसका कत्ल कर दिया। जब कोई सरकार किसी व्यक्ति को फांसी देती है तो वो भी तो कत्ल करती है, लेकिन हम उसे ये नहीं कहते कि ये सरकार ने इस व्यक्ति का कत्ल किया, क्योंकि उसे हम वैध शक्ति दिए हैं, हम ही ने उन्हें
यानी कि जो सरकार है उसे वैधता दी है कि कोई भी अपराध करे तो आप उसे मारिए, और जब वो मारता है तो हम उसे कत्ल, या हम ये नहीं कहते कि वो उसका मर्डर कर दिया, हम ये कहते हैं कि वो उसे उचित रूप से दंड दिया है। इसलिए जो शक्ति वैध शक्ति होती है उसे सत्ता कहते हैं, और ये व्यक्ति को केवल शक्ति थी इसलिए मार दिया, इसके पास वैध शक्ति नहीं थी, इसे किसी ने वैधता नहीं दिया था, इसलिए हम बोलते हैं इसने अपराध कर दिया, कत्ल कर दिया। ठीक है, तो ये अंतर हुआ इनका। फिर ये बात आता है कि सत्ता की सीमाएं क्या होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता निरंकुश भी हो सकता है। भाई मोनार्कियल सिस्टम होता है तो उसमें राजा निरंकुश हो जाता है, वो कुछ भी करता है, कोई भी आदेश निर्देश देता है, चाहे जो जनता है, आम पब्लिक है, उसकी जनधन की हानि क्यों न हो जाए, वो निरंकुश हो जाता है। इसलिए सत्ता की सीमाएं क्या होनी चाहिए, इसकी भी बात हम इसमें करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। फिर हम व्यक्ति को देखते हैं, और व्यक्ति का मतलब यहाँ रेफरेंस है स्टेट के साथ, यानी कि जो व्यक्ति वर्सेस राष्ट्र का, राज्य का, राष्ट्र नहीं राज्य। ठीक है, तो व्यक्ति वर्सेस राज्य का जो मामला है वही जो है मूल रूप से आपको पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना होता है। तो जब व्यक्ति की बात करते हैं तो ये होता है कि व्यक्ति के राजनीतिक क्षमता पर सबसे पहले प्रश्न आता है। जैसे लोकतंत्र राजशाही में, जैसे लोकतंत्र में या राजशाही पहले देख लेते हैं। राजशाही में जब एक राजा शासक होता था तो इसमें यह बात निहित थी कि जो आम पब्लिक है उसमें राजनीतिक क्षमता नहीं है, वो शासन नहीं कर सकता, यही तो ध्वनि आती थी इसमें। क्योंकि ये राजा है, इसको विशेष रूप से ईश्वर ने नियुक्त किया है, पृथ्वी पर भेजा है, और ये आम पब्लिक है, ये तो पापी आत्मा है, ऐसा ईसाईयत में बोला जाता है, मतलब था, अभी कुछ रूढ़िवादी होंगे तो बोलते होंगे। तो क्योंकि ये मनुष्य पापी आत्मा है, इसे तो ईश्वर ने भेजा है पृथ्वी पर कि आप जाकर वहाँ से मोक्ष प्राप्त करें, फिर स्वर्ग में आएँ, और राजा को ही भेजा है सुधारने के लिए इन्हें, ऐसी बात कही जाती थी। इस प्रकार व्यक्ति में राजनीतिक क्षमता नहीं होती, ये जो है सिद्धांत ये देवी वाले कहते थे। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में व्यक्ति के विवेकशीलता पर विश्वास किया जाता है, कोई भी शासक बन सकता है, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा जाता कि जो शासक आता है वो ईश्वर ने उसे भेजा है, क्योंकि ये लोग ईश्वर पर भी प्रश्न उठा देते हैं कि आपको ही ईश्वर ने क्यों भेजा, हमें क्यों नहीं भेजा, इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं। फिर देखते हैं कि अधिकार जो व्यक्ति के होते हैं कैसे होने चाहिए, कर्तव्य क्या होंगे, स्वतंत्रता, समानता, कानून, न्याय, दंड, नागरिकता, इन सब से जुड़े जो भी प्रश्न या कॉन्सेप्ट हैं, इन सबको हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। हम पॉलिटिकल थ्योरी का एक खाका तैयार कर रहे हैं, इसके बाद एक एक टॉपिक्स का वीडियो अलग अलग मिल जाएगा आपको। ठीक है, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को निर्धारित करने के लिए एक सर्वोच्च कानून संविधान बनाया जाता है कि भाई राज्य ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। जैसे मूल अधिकार दिया गया नागरिकों को, भारतीय संविधान में मूल अधिकार नागरिकों को दिया गया, और इसमें यह कहा गया है कि राज्य इन नागरिकों के इन मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं कर सकता। और डीपीएसपी में हमने लिख दिया कि राज्य के ये कार्य होंगे, ऐसे ऐसे करने होंगे, और कोई भी नागरिक उसको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता, ऐसी बात हमने कर दी है। इसलिए हम व्यक्ति और राज्य के अलग अलग नियम बना दिए हैं कि राज्य ये करेगा और व्यक्तियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और व्यक्ति राज्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसी जो है कुछ कुछ बातें हमने बना दी हैं, जिसे हम संविधान के अंतर्गत बना दिए हैं। इस प्रकार व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को हमने बनाया है संविधान के रूप में। ठीक है, ग्लोबल रिलेशन हम देखते हैं। तीसरा, हमने पहला देखा व्यक्ति और व्यक्ति के जीवन की बात देखें हम, फिर व्यक्ति और राज्य की बात किए। अब तीसरा है ग्लोबल रिलेशन या वैश्विक संबंध, इसे हम कहते हैं। तो क्या एक राज्य और व्यक्ति के संबंध को किसी दूसरे राज्य में भी लागू किया जा सकता है? जैसे मूल अधिकार जो भी हमें मिले हैं, जो जिस स्वतंत्रता का उपभोग भारतीय नागरिक करते हैं, क्या यही स्वतंत्रता उन्हें उत्तर कोरिया में भी मिल सकती है? ऐसा प्रश्न हम इसमें उठाते हैं। ठीक है,
तो व्यक्ति के अधिकारों की वैश्विक स्तर पर सुरक्षा के क्या मामले मुद्दे होते हैं, इसको हम इसमें देखते हैं कि भाई आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी, आप फ्रीडम ऑफ चॉइस है, स्पीच की स्वतंत्रता है। क्या आप साउथ कोरिया में भी जाकर आप वहाँ बोल सकते हैं ऐसा? मतलब उत्तर कोरिया में भी ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। जिस प्रकार भारत में लोग अधिकारों का उपभोग करते हैं, क्या वो उत्तर कोरिया में भी कर सकते हैं? व्यक्ति की गतिविधियों, आवाजाही, बसने की, कारोबार की वैश्विक स्तर पर क्या स्वीकार्यता का मामला है, स्वीकार्यता का प्रश्न क्या है? इस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। अर्थात वही जो हम बताए कि जो भी जैसे तानाशाही राजशाही व्यवस्था है, चाइना है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो आप जो भी चीज़ें आप यहाँ भारत में करते हैं, तो क्या चाइना में जाकर कर सकते हैं? ऐसी बात होती है। ठीक है। यदि विद्यमान व्यवस्था में व्यक्ति को अच्छा जीवन नहीं मिल पा रहा है या होता है, ठीक है, अर्थात जो हम तीन चीज़ें देखें, व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध, व्यक्ति राज्य के बीच और वैश्विक संबंध। इस व्यवस्था में अगर इतनी व्यवस्था हमने बनाई है, अगर फिर भी व्यक्ति को अच्छा जीवन नहीं मिल पा रहा है, तब कुछ राजनीतिक दार्शनिक किसी दूसरे व्यवस्था की तलाश करते हैं जिसमें सभी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि भाई जो अच्छा जीवन है, भाई अच्छा जीवन, जो प्रश्न है अच्छे जीवन का, वो एक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है। और व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न का मतलब यह है किसी व्यक्ति का पर्सनल व्यू होता है वो। इसलिए अच्छे जीवन के संबंध में कई सारे उत्तर देखने को मिलते हैं। भाई कुछ लोग कहते हैं कि हम राजशाही में अच्छा जीवन जी सकते हैं, कुछ कहते हैं कुलीन तंत्र हो, कुछ कहते हैं तानाशाही व्यवस्था हो, कुछ कहते हैं साम्यवादी व्यवस्था हो, और कुछ कहते हैं लोकतंत्र होनी चाहिए, कुछ कहते हैं आदर्शवादी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो अच्छा जीवन का प्रश्न है वो व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न है, और व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न जहाँ होता है उसके कई सारे आंसर होते हैं। इसलिए कोई सामान्य सिद्धांत, जनरल जो थ्योरी है वो नहीं बन पाता। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत में कई सारे उपागम या दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल से ही नए नए उपागम देखने को मिलते आए हैं, क्योंकि हर एक जो दार्शनिक आते हैं वो जो है अच्छे जीवन की तलाश करते हैं, और कुछ समय बाद जो है जो व्यवस्था वो बनाते हैं, आने वाली पीढ़ी उस व्यवस्था को नकार देती है, कहती है इसमें अच्छी व्यवस्था हम अच्छे से नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, फिर वो नई व्यवस्था की तलाश करती है। इस प्रकार पॉलिटिकल थ्योरी में जो प्राचीन काल से व्यवस्था बनाने की प्रथा है वो चली आ रही है और निरंतर चलती भी रहेगी। भाई आज लोकतंत्र आप देखते हैं, तो हो सकता है भविष्य में कभी लोकतंत्र से भी बेहतर कोई व्यवस्था निकल के आ जाए, हो सकता है ऐसा। अगर होगा तो लोकतंत्र को लोग नकार देंगे, और जो आने वाली व्यवस्था होगी उसे स्वीकार कर लेंगे। जैसे पहला राजतंत्रीय व्यवस्था तानाशाही को नकार दिया, क्योंकि पहले यही था, लोकतंत्र को अपना लिए। इस प्रकार प्राचीन काल से ही व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के जो अप्रोच हैं, पहला हम देखते हैं परंपरागत, अर्थात जो 19वीं शताब्दी से पहले के हैं। ठीक है। दूसरा है आधुनिक उपागम, जो 19वीं शताब्दी के बाद के हैं। और तीसरा है समकालीन उपागम, जो 20वीं 21वीं सदी के जो अभी चल रहे हैं वो हैं, जिसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म भी कहते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है। तो जब हम परंपरागत दृष्टिकोण देखते हैं या उपागम देखते हैं, तो इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, दार्शनिक एवं मानकीय उपागम और कानूनी एवं संस्थागत उपागम। और जब आधुनिक देखते हैं तो इसमें चार चीज़ें देखते हैं, एक शक्ति केंद्रित यानी कि पावर सेंट्रिक अप्रोच देखते हैं, एक प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म देखते हैं, तीसरा है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद देखते हैं, चौथा है व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत देखते हैं, सिस्टम थ्योरी जिसे कहते हैं। और इसमें आउटपुट मतलब इनपुट आउटपुट निवेश निर्गत जो और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक देखते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल देखते हैं। दो चीज़ें इसमें हम देखते हैं। ठीक है। और समकालीन उपागम में क्या देखते हैं,
विचारधारा का अंत, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, और इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम थोड़ा परंपरागत और आधुनिक उपागम में अंतर क्या है ये भी किए हैं, तो ये भी आप समझ लीजिए। तो जो परंपरागत उपागम है उसमें दार्शनिक एवं मानकीय दृष्टिकोण की बात की जाती थी। एक मानक स्थापित किया जाता था कि जैसे राम राज्य होना चाहिए, बस ये मानक हम स्थापित कर दिए। व्यवहार में राम राज्य है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन हम एक मानक स्थापित करते थे और दार्शनिक दृष्टिकोण होता था ऐसा होना चाहिए। प्लेटो ने कहा आदर्श राज्य होना चाहिए, एक दार्शनिक राजा होना चाहिए जिससे व्यवस्था अच्छी बन पाएगी, लेकिन व्यवहार में वो लागू नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम एक मानक स्थापित करते हैं, ठीक है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में हम अनुभविक या यथार्थवादी तथा वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। हम चाहिए नहीं करते, वो जो तत्कालीन है यथार्थवाद का मतलब है जैसा है दुनिया वैसा उसको उसी के रूप में देखना। तो जो व्यवस्था इस समय है उसमें हम देखते हैं समस्याएं क्या हैं, क्यों हैं, फिर उसके समाधान की बात करते हैं। इसमें हम ये नहीं कहते कि क्या होना चाहिए, ये शोषण हो रहा है महिलाओं का, दलितों का, मजदूरों का, तो भाई शोषण नहीं होना चाहिए, इसकी जगह एक आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं कहेंगे। क्योंकि दर्शन स्थापित करने से शोषण कम हो जाए ऐसा नहीं है, नहीं होगा। इसलिए हम उसके शोषण को रोकने का प्रयास करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे, अनुभव की दृष्टिकोण से ऐसी बात करेंगे। दूसरा, यह व्यक्तिनिष्ठ होता है, और व्यक्तिनिष्ठ का मतलब किसी व्यक्ति का पर्सनल व्यू, जबकि आधुनिक वस्तुनिष्ठ होता है। और वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि एक वस्तु के दृष्टिकोण से किसी बात को देखना, मतलब किसी व्यक्ति के नहीं, वस्तु के दृष्टिकोण से देखना। परंपरागत में तीसरा है कानूनी व संस्थागत है, और आधुनिक में गैर संस्थागत है। औपचारिक है, फॉर्मल है, अर्थात सीमित दायरा या नाम मात्र का होता है, मतलब एक सीमित दायरे में सारी चीज़ें सोचता है। जबकि ये अनौपचारिक है, ये बहुत ब्रॉड एरिया लेता है, ये कई सारे विषय को मिक्स कर लेगा किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए। ये स्थैतिक है या स्टैटिक है, मतलब स्थिर है ये एकदम से। और ये गत्यात्मक है, डायनेमिक है एकदम से, ठीक है, गतिशील है। इसमें देखा जाता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसी बात ये करते हैं। ये देखते हैं क्या है इस समय, व्हाट इज, ऐसी बात ये करते हैं। मूल्य युक्त समाधान की बात, यानी कि मूल्य युक्त मतलब वैल्यू बेस्ड कोई समाधान होगा तो उसमें कुछ मूल्य जोड़ देंगे। जैसे प्लेटो ने कहा कि न्याय पर आधारित आदर्श राज्य होना चाहिए, तो न्याय क्या है, मूल्य ही तो है। एक आदर्श राज्य होगा किस पर आधारित, मूल्य, और मूल्य क्या है, न्याय पर आधारित। ऐसी बात प्लेटो ने कही, जबकि ये वैल्यू फ्री की बात करते हैं, यानी कि मूल्य से मुक्त समाधान की बात करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में ये समझ लीजिए कि राजनीति सिद्धांत ना तो विशुद्ध रूप से राजनीति विज्ञान है, न ही विशुद्ध रूप से राजनीतिक दर्शन है, बल्कि दोनों का मिश्रित रूप है। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत में पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, इन दोनों का ही मिश्रित रूप है। और पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण की बात करता है, और पॉलिटिकल फिलॉसफी जो पुराने दृष्टिकोण की बात करें, जो चाहिए के अर्थ में होता है। क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है इसे प्राचीन काल में हम राजदर्शन ही कहते थे, पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत ही इसे हम देखते थे। जब आधुनिक दृष्टिकोण आया तो हम इसे पॉलिटिकल साइंस कहने लगे, बस अंतर ये है। और पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, प्राचीन काल से अब तक का सारा चीज़ लेता है, इसलिए इसमें दोनों का अंश होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें मामला क्या है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम एक एक चीज़ को उठाएंगे और समझेंगे। तो अप्रोच हम देखेंगे, और अप्रोच में दार्शनिक एवं मानकीय है, यानी कि परंपरागत, आधुनिक और समकालीन, ये देख लेंगे। फिर एक एक टॉपिक जो पॉलिटिकल थ्योरी का टॉपिक है, ये वाले कि राज्य क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अन्य साहचर्य से संबंध कैसा है, इस तरह की बात करेंगे। और यही आपको पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना होता है, ठीक है। फिर अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, ये सब, और कई सारी विचारधाराएं भी, जैसे आदर्शवादी, व्यक्तिवादी, उदारवादी, कल्याणकारी, गांधीवादी, मार्क्सवादी, नारीवादी, इस तरह के।
तो ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।